हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मुर्तज़ा। आप जानते हैं कि हम कोई ना कोई ऐसा टॉपिक आपके लिए लेकर आते हैं जिसमें किसी न किसी आपके हेल्थ का इशू डिस्कस किया जाता है। आज हम जो हेल्थ इशू आपके साथ डिस्कस करने लगे हैं वो उसका समझा जाता है कि कोई सलूशन नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है, और उसको आपने अक्सर देखे होंगे उसके पेशेंट्स जिसको हम पैरालिसिस कहते हैं। एक किसी बॉडी पार्ट का या एक साइड का मफलूज हो जाना, या जिसको हम फालज हो जाना कहते हैं, या स्ट्रोक हो जाना, या पूरे जिस्म का सुन्न हो जाना, या पूरे जिस्म का फालज हो जाना, इसको पैरालिसिस कहते हैं। पैरालिसिस होता क्या है? ये असल में नर्व्स की डिजीज़ है। नर्वस सिस्टम आपका मफलूज हो जाता है उस साइड का। ये एक साइड का भी हो सकता है, ये पूरी बॉडी का भी हो सकता है, ये किसी एक पार्ट का भी हो सकता है। ये मैं आगे जाके आपको इसकी किस्में बताता हूँ, इसकी 6 किस्में, वो आगे जाके आपको पूरी डिटेल से मैं उसको डिस्कस करता हूँ। ये आपका जो नर्वस सिस्टम है ये टाइनी सेल्स से बनता है, छोटे छोटे सेल्स होते हैं। ये टाइनी सेल्स जब अपना काम छोड़ देते हैं तो इसको हम नर्वस सिस्टम की ब्रेकडाउन कहते हैं। जब टाइनी सेल्स नर्वस सिस्टम के काम नहीं करते तो वो साइड आपकी सुन्न हो जाती है, या काम करना छोड़ देती है, या उसके मोटर नर्व्स आपके ब्रेन के साथ लिंक में नहीं रहते, रिलेशन में नहीं रहते, ब्रेन उनको मैसेजेस नहीं पहुंचा पाता, या आपका फ्लो जो है ब्लड का वो ब्रेन की तरफ प्रॉपरली नहीं जाता उस ऑर्गन से, या उस साइड से, या उस उज़व से। जब वो प्रॉपरली ब्रेन की तरफ फ्लो नहीं जाता तो आपके वो सेल्स डैमेज हो जाते हैं। जब वो नर्वस सिस्टम के सेल्स डैमेज हो जाते हैं, इसको हम पैरालिसिस कहते हैं, या फालज कहते हैं, या स्ट्रोक कहते हैं। इसमें आपके जो मसल्स हैं जो उन सेल्स से मिलके बनते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर देते हैं, और वो अपना कंट्रोल लूज़ कर देते हैं। मसल्स समटाइम कंट्रोल लूज़ कर देते हैं, समटाइम मसल्स बिल्कुल जवाब दे जाते हैं। जब आपके मसल्स जवाब दे जाए उसको पैरालिसिस कहते हैं। उम्मीद है आपको पैरालिसिस की समझ आ गई होगी कि ये स्ट्रोक होता क्या है। अब आप देखें कि इसकी कॉजेज़ क्या क्या है। सबसे पहले इसकी जो कॉज है वो होती है कि अगर आपको कहीं स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुई है, आपको चोट लगी है, आप कहीं एक्सीडेंट हुआ है, या कहीं गिरे हैं, या डैमेज हो गई है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, या किसी वजह से आपके मोरे डैमेज हो गए, तो आपको फालज हो सकता है, आपका नीचे का धड़ पैरालिसिस हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है। दूसरी इसकी जो मेजर काज हो सकती है वो होती है हेड इंजरी। आपका कहीं एक्सीडेंट हुआ, आपको सर नीचे लगा तो ब्रेन में किसी एक जगह क्लॉट बन गया, या क्लॉट नहीं बना तो उस साइड के मोटर नर्व्स आपके उस साइड के किसी पार्ट के साथ कनेक्शन लूज़ कर बैठे। जब मोटर नर्व्स और नर्व्स के कनेक्शन लूज़ हो गया तो आपके मसल्स जवाब देंगे, ऊपर मसल्स के ऊपर कंट्रोल ख़त्म हो गया, तो वही बात कि आपका वो साइड जाम हो गई और आपको पैरालिसिस हो गया या फालज हो गया। अब इसके अलावा भी बहुत सारी इसकी कॉजेज़ हो सकती हैं। एक MS होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो ये नर्व्स की एक डिज़ीज़ का नाम है। ख़ास तौर पे ये ऑप्टिक नर्व्स की डिज़ीज़ होती है। तो यहाँ जो नर्व्स होते हैं वो डैमेज हो जाएं तो किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया। मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया तो उससे भी फालज हो सकता है, या पैरालाइज हो सकती है बॉडी। फिर आपका जो ब्रेन की तरफ फ्लो है जो ब्लड का, वो स्लो हो गया। जैसे आप जब ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो अक्सर डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है, नीचे वाला जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो अक्सर लोगों का 70 होता है, 60 होता है, 65 होता है, लो होता है, 80 होना चाहिए। ये अक्सर डॉक्टरों से हमने सुना है कि वो कहते हैं कि ये ठीक है, 70, 75, 65 कोई मसला नहीं, ठीक है। जिन लोगों का सदियों तक, मतलब महीनों सालों ये ब्लड प्रेशर इतना रहे, नीचे वाला ब्लड प्रेशर लो रहे, उन लोगों को स्ट्रोक होने के चांसेस मोर देन 60% होते हैं। तो उनको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए। अगर नीचे वाला ब्लड प्रेशर लो है तो उसको ऊपर लाना चाहिए। इसकी कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ फूड्स हैं, मल्टीविटामिन्स हैं। आप देखें कि रीज़न क्या है कि आपका ब्लड प्रेशर नीचे वाला लो रहता है। ऊपर वाला तो 120 है, ठीक है, नीचे वाला लो रहता है, तो ये शो करता है कि आपको किसी दिन भी स्ट्रोक हो सकता है। फिर कुछ लोगों को यूरिन का इशू आता है
बहुत सारे लोगों को यूरिन का इशू आता है, किसी को यूरिन अटक अटक के आता है, किसी को यूरिन ज़्यादा फ्रीक्वेंट आता है। तो इस सूरत में भी आपको केयरफुल होना चाहिए, इसमें भी आपको पैरालिसिस होने के कुछ % चांसेस हैं। फिर आपने अक्सर सुना होगा कि मुझे सांस का प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं कि मुझे सांस अटक के आता है, या कई दफ़ा सांस चढ़ जाता है, या कई दफ़ा सांस रुकने की फीलिंग होती है उनको, या सीने पे बोझ बोझ महसूस होता है, सांस का इशू होता है। जिन लोगों को सांस का प्रॉब्लम होता है उनको भी फालिज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता आपके जो नर्व्स हैं, नर्वस सिस्टम है, उनको अफेक्ट करता है। और जब नर्व्स इफेक्ट होंगे तो आपके जितने भी मसल्स हैं वो इफेक्ट होंगे। अगर किसी एक साइड के होंगे तो वो उस साइड पे फालिज होने के चांसेस होते हैं। फिर इसी तरह से आप देखें कि बहुत सारी आप टॉक्सिसिटी लेते हैं। जब आप बाहर फिर रहे होते हैं, या फूड खा रहे होते हैं, या दवाइयाँ ले रहे होते हैं, तो आपको टॉक्सिन्स जाते हैं आपके अंदर। जब टॉक्सिन्स जाते हैं तो टॉक्सिन्स भी आपके नर्व्स को डैमेज करते हैं। जब टॉक्सिन्स नर्व को डैमेज करते हैं तो इन रिटर्न वो मसल्स को के ऊपर कंट्रोल ख़त्म करते हैं। जब मसल्स के ऊपर कंट्रोल ख़त्म होता है तो फालिज होता है। यह तो मोटी मोटी आपको मैंने इसकी कॉजेज़ बता दी। इसी तरह किसी को स्ट्रोक हो जाना ही फालिज की एक अलामत है। तो ये मोटी मोटी कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान में रखें। आपको ब्रीथिंग का प्रॉब्लम आता है, यूरिन का इशू आता है, नीचे वाला ब्लड प्रेशर लो रहता है, ये इन चीज़ों का ख्याल रखें। फिर हाँ, एक और बात, अगर आपको टिंगलिंग होती है, ये जो टिंगलिंग समझते होंगे आप, हल्के सा सुन हो जाना किसी पार्ट का, किसी साइड का, तो बहुत केयरफुल हों, ये फालिज की अलामत हो सकती है। फिर आपको क्रैम्पिंग अगर कभी हो जाती है, तो कभी कभी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन अगर आपको अक्सर क्रैम्पिंग होती है, क्रैम्पिंग मीन जिसको हम कहते हैं वेन पे वेन चढ़ गई, ये हम ऐसे ही आम अल्फाज यूज़ करते हैं इसके लिए, वेन पे वेन चढ़ गई, या पंजाबी में कहते हैं कड़ल पड़ जाना। अगर किसी को कड़लें पड़ती हैं और फ्रीक्वेंट पड़ने लग गई हैं तो उसको 70% से ज़्यादा चांसेस हैं इसके फालिज के होने के। तो बहुत केयरफुल हो जाए आप जिनको क्रैम्पिंग होती है, ये ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। एक और बात, अक्सर मेरे पास पेशेंट आते हैं, आके कहते हैं मेरी आंख फड़कती है। ये आंख फड़कना वहम की तरफ ना ले जाएं, इसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ना ले जाएं। आंख फड़कना आपके एक्चुअली मसल्स का फड़कना है, और जिनकी आंख फड़कती है या दोनों आंखें फड़कती हैं और मुसलसल फड़क रही हैं बहुत अरसे से, उनको डेफिनेट फालिज होने वाला है। बी केयरफुल, अपना चेकअप कराएं, अपने सारे टेस्ट कराएं, अपने विटामिन सारे टेस्ट कराएं, मिनरल्स सारे टेस्ट कराएं, और अपना MRI कराएं और CT स्कैन कराएं ब्रेन का, कहीं क्लॉट तो नहीं आ रहा ब्रेन में। ये आंख फड़कना एक मेडिकल रीज़न है। उसके बाद आप आ जाएं इसकी किस्में कितनी हैं। इसकी 6 किस्में हैं। सबसे पहली किस्म इसकी है टेम्परेरी वाला जो फालिज होता है वो आपको हुआ और थोड़े दिनों में वो सपोज एक साइड पे हुआ, या एक बाजू पे हुआ, या एक बाजू और एक टांग पे हुआ, थोड़े दिनों बाद आपने ट्रीटमेंट की तो थोड़े दिनों में वो रिकवर हो गया और आप जस्ट नॉर्मल इंसान की तरह फिर रहे हैं, तो आपका वो ख़त्म हो गया। टेम्परेरी मीन्स आर्जी, ख़त्म हो गया। दूसरा होता है जो परमानेंट टेम्परेरी के एग्जैक्टली अपोजिट, यानी आपको फालिज हुआ लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है, ये इसने फॉर एवर रहना है। और जितनी भी दवाइयाँ हैं बस वो आपको दिए जा रहे हैं आपकी तसल्ली के लिए, लेकिन ये परमानेंट वाला है, ये टेम्परेरी नहीं है। तो ये दूसरी किस्म है। तीसरा है पार्शल मीन्स के पूरी बॉडी पे नहीं है, एक साइड पे है, किसी पे लेफ़्ट साइड पे हो सकता है, राइट साइड पे हो सकता है, या किसी एक पार्ट पे है, एक बाजू पे है, या एक फेस के एक साइड पे है, तो इसको हम पार्शल कहेंगे। एक होता है कंप्लीट, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, यानी पूरा जिस्म पैरालाइज हो गया, आप उंगली भी नहीं अपनी ऐसे हटा सकते, हिला सकते। जब आप उंगली को भी हरकत ना दे सके तो ये हो गया कंप्लीट। अब एक और है इसकी किस्म, जो 5वीं किस्म है, जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, उसका नाम है फ्लैसिड पैरालिसिस जो होता है, उसमें आपके जो नर्व्स होते हैं वो नर्व्स के मसल्स जो होते हैं वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। यानी जो आपके ये मसल्स है ना, ये आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि ये छोटे होना शुरू हो गए। जब मसल्स आपके श्रिंक होना शुरू हो जाएं तो ये फ्लैसिड टाइप होती है, ये सबसे ख़तरनाक है। एक इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, उसका नाम है स्पेस्टिक। जो स्पेस्टिक है वो उसमें मसल्स श्रिंक नहीं होते बल्कि
हार्ड हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा टाइट हो जाते हैं कि उनके अंदर मूवमेंट ही नहीं रहती। उनको नरम करना बहुत मुश्किल काम है। ये तो थी 6 किस्में इसकी फालज की। इन 6 किस्मों के अंदर कोई भी ऐसी किस्म नहीं है जो दूसरे सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट में ठीक हो जाती हो। मैंने नहीं देखा कि कोई फालज वाले पेशेंट 100% ठीक हुआ हो, कोई 5-10% लाजमी उसके ऊपर सिम्टम्स रहती हैं। लेकिन इसका इलाज, अगर आपके पास होम्योपैथिक कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है तो इसका इलाज बेटर है कि किसी भी जगह से आप जाके होम्योपैथिक डॉक्टर ढूंढ लें, आपके करीब, दूर, उससे दूर। जो भी अच्छा डॉक्टर होगा, जो महंगा डॉक्टर हो होम्योपैथिक का, वो आपको ज़रूर इसका इलाज कर सकता है। इसमें मैं आपको एक घरेलू नुस्खा थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो आप अपने ये जो चीज़ें मैंने कॉजेज़ बताई, इन पे केयर करेंगे, इनमें देखें कहाँ जाके आप फॉल कर रहे हैं। इसके करीब कहीं कोई चीज़ आपके करीब तो नहीं है, टिंगलिंग है या क्रैम्पिंग है, या नीचे वाला ब्लड प्रेशर लो तो नहीं रहता, या ब्रीथिंग का इशू तो नहीं है, या यूरिन का इशू तो नहीं है, या कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई। तो इन चीज़ों में से देखें कोई ऐसी तो नहीं है। अगर ऐसी है तो उसका फ़ौरन जाके उसकी मज़ीद रिसर्च करें उसके ऊपर, और उसकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करें और उसको चेक करें कि इसके अंदर आप कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। फिर एक घर का इलाज मैं आपको बताता हूँ। हल्दी आपने सबने सुनी होगी। हल्दी एक बहुत अच्छी चीज़ है दुनिया में, रब की बनाई हुई चीज़ों में हल्दी एक बहुत बड़ी नेमत है। आप अगर आधा चम्मच हल्दी इतना बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है कि जहाँ जहाँ ऑक्सीडेशन होती है आपकी बॉडी में, जहाँ जहाँ नर्व्स आपके वीक होते हैं, जहाँ जहाँ मसल्स आपके वीक होते हैं, जहाँ जहाँ हड्डियाँ वीक होती हैं, हल्दी उसको स्ट्रॉन्ग करती है, जाके एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। हल्दी असली होनी चाहिए। आधा चम्मच हल्दी पका के आप रोज़ खाएं, छोटा चाय वाला आधा चम्मच। इतनी अच्छी चीज़ है कि इसके और बड़े फ़ायदे हैं। इसमें एक चीज़ कुरकुमन होती है, जो इसका एक पार्ट है, वो निकाल के कैप्सूलों में डाल के बहुत सारी कंपनियां बेचती हैं बड़ी महंगी करके, वो कैंसर का भी इलाज है। तो हल्दी, एक खाली हल्दी लेने से ही आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो एक तो मैंने चीज़ आपको बताई हल्दी। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो आपके इसको फालिज को दूर कर सकती है, होने से पहले रोक सकती है, और वो है सर के बल खड़े होना, अपसाइड डाउन, स्टैंडिंग ओवर हेड। जो लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हैं उनको चाहिए कि वो ये ज़रूर करें एक्सरसाइज, सर के बल खड़े होना। बेशक 30 सेकंड खड़े हों, बेशक 1 मिनट खड़े हों, बेशक 2 मिनट खड़े हों, जितना आप इजीली बर्दाश्त कर सकें। अपने ऊपर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्ती करेंगे तो कोई नुकसान भी हो सकता है। कोई भी एक्सरसाइज आपने ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं करनी, नॉर्मल हद तक करनी है, जहाँ तक आप ईजी फील करें। तो अपसाइड डाउन खड़े होने वाले लोगों को यूजुअली फालिज नहीं होता, उनको बाइपोलर भी नहीं होता, उनको स्ट्रेस भी नहीं आता, उनको गुस्सा भी नहीं आता, उनको अक्सर शुगर भी नहीं होती, जो अपसाइड डाउन खड़े होते हैं। तो आप ये 2 काम घर पे करके इसको अवॉइड कर सकते हैं। अब जब अगर कभी किसी को हो गया फालिज, रब ना करे, तो उसकी फिर दवाइयाँ हैं बहुत सारी। जो उसकी सबसे अच्छी दवाई है, सबसे अच्छी नंबर 1 जिसको हम काउंट करते हैं, उसका नाम है कॉस्टिकम, CAUSTICUM। कॉस्टिकम उसकी एक बहुत अच्छी दवाई है। कॉस्टिकम ना मिले आपको तो दूसरी उसकी दवाई है रस्टॉक्स और इग्नेशिया। वैसे तो बहुत सारी इसकी दवाइयाँ हैं, कोई हमने एक फार्मूला बनाया हुआ है जिसमें 17-18 मेडिसिन हैं, वो इसकी हर एक रीज़न को कवर करती हैं वो दवाइयाँ। लेकिन मोटी मोटी मैं आपको 3-4 दवाइयाँ बता देता हूँ। आप अल्लाह ना करे किसी को हो जाएगी फालिज, तो उसको फ़ौरन से पहले ये दवाइयाँ देनी शुरू कर दें, सारी इकट्ठी कर दें। दिन में 1-2 दफ़ा से शुरू करें, फिर दिन में 1 दफ़ा देनी शुरू कर दें। आपसे अलग-अलग ये नहीं बनेगा, आप इन सबको इकट्ठी कर दें जो मैं ये आपको बता रहा हूँ। पहली मैंने बताई कॉस्टिकम, दूसरी इसकी दवाई है प्लमम मेट, तीसरी इसकी दवाई है रस्टॉक्स, चौथी इसकी दवाई है इग्नेशिया। ये 4 दवाइयाँ आप मेन लेके इसको इकट्ठा कर लें। अगर पेन भी हो रही है और आप समझ रहे हैं कि आपके मसल्स ज़्यादा अकड़ रहे हैं, तो आर्निका एक दवाई है, वो भी इसमें ऐड कर दें। और इन सब की जो पावर्स लेनी है वो 200 लेनी है आपने। 200 आर्निका, 200 कॉस्टिकम, 200
इग्निशिया 200, रस्टॉक्स 200। एक और दवाई है इसकी जो बहुत अच्छा काम करती है इसमें, उसका नाम है एकोनाइट 200। वो आप सिर्फ अकेली रखें, बाकी सारी दवाइयाँ आप इकट्ठी कर सकते हैं। एकोनाइट का जो ही आपको पता चले कि आपको ये हो गया या हो रहा है या होने लगा, तो उसकी 2-3 डोज हर आधे घंटे बाद 5-5 ड्रॉप्स ले लें। एकोनाइट भी 200 में लेनी है। एक और इसकी दवाई है बेलाडोना। इस तरह दवाइयाँ तो बहुत सारी हैं इसकी, बहुत सारी रिलेटेड टू योर सिम्टम्स हैं, लेफ़्ट साइड पे है, राइट साइड पे है, आपकी कौन सी साइड पे इसका ज़्यादा असर है, तो वो हम किस तरह का आपका फालज है, परमानेंट है, टेम्परेरी है, या फ्लैसिड है, या स्पेस्टिक है, या पार्शल है, या कंप्लीट है, वो उस हिसाब से फिर हम फार्मूला सेट करके आपको दवाई देते हैं। या आपको फील होता है कि आपको होने वाला है, तो फिर उसकी भी दवाई है अवॉइड करने की। तो ये 4-5 जो मैंने दवाइयाँ बताई, इनको आप इकट्ठा कर लें और उस शख्स को 5 ड्रॉप्स दिन में 3 दफ़ा देने शुरू कर दें। जब आप देंगे दवाई तो आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। 1 हफ्ते से पहले ही रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर किसी की ज़ुबान पे फैल जाए तो उसकी दवाइयाँ बोविस्टा वो ऐड कर दें साथ एक, या अलग से देनी शुरू कर दें। दवाइयाँ बहुत सारी हैं, लेकिन रिलेटेड टू योर सिम्टम्स, केड़ी सिम्टम्स, कौन कौन सी जगह पे आपको जहाँ जहाँ कोई दवाई फिट होती है वो दवाई आपको लेनी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ आती तो किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछ के फिर इसको शुरू करें। हर्ब्स में मैंने आपको बताई टर्मेरिक, जिसको हल्दी कहते हैं, ये हल्दी का इस्तेमाल आप ज़्यादा कर दें और उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसको आपको पास आने से पहले ही रोक देगा। और एक्सरसाइज किया करें, स्ट्रेस न लिया करें, अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखें। जहाँ कहीं आप महसूस करेंगे कोई जिस्म में चेंजेस आ रही है, ख़राबियाँ आ रही, तो ख़राबियों का इलाज पहले कर लेना ज़्यादा बेटर है कि ख़राबी हो जाने के बाद किया जाए। अब चलते चलते मैं आपको एक आखिरी बात बता दूँ। गलतियाँ सारे करते हैं, गलती वो नहीं होती जो आप करते हैं। गलती करके गलती को ठीक ना करना असल गलती है। अगर आपने गलती की तो ये एक ह्यूमन नेचर है, गलती ह्यूमन कर सकता है, इंसान से गलतियाँ होती हैं, इंसान गलतियाँ करता है, इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान से गलतियाँ होनी चाहिए। गलती कर ली, उसको सुधारा नहीं, तो ये आपकी असल गलती है। अगर आपने गलती करके उसको ठीक कर लिया तो ये आपका तजर्बा हो गया, ये गलती नहीं रही। अगर आपने गलती करके उसको ठीक कर लिया तो ये आपका एक्सपीरियंस में शामिल हो जाएगी, आपके तजर्बे में शामिल हो जाएगी। आप ज़िंदगी में दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। गलती करें लेकिन गलती को फ़ौरन ठीक करने की कोशिश करें ताकि आपके एक्सपीरियंस में इजाफा हो, तो आप दोबारा ज़िंदगी में वो गलतियाँ ना दोहराएं। गलती पे अड़ जाना शैतान का काम है, गलती पे अड़ जाना इंसान का काम नहीं है। गलती की तो उस पर अटकना नहीं है, उस पर स्टिक नहीं हो जाना, उस पर खड़े नहीं हो जाना, गलती करके उसको सुधारना। तो यही मेरी आज की आखिरी बात थी। कोई भी गलती हो उसको ठीक कर लें, जितनी जल्दी ठीक कर लेंगे उतनी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले प्रोग्राम में किसी और बीमारी और उसकी दवाई के साथ। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।